हेलो हेलो हेलो। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। थोड़ा सा नॉइज स्टार्टिंग में आया होगा लेकिन अभी मुझे लगता है साउंड बहुत क्लियर होगा। हेलो 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 सर, हो गया। चलिए, बीच में क्या हुआ था कि मेरे सिस्टम पे अपना ऐप ही ओपन नहीं हो पा रहा था, है ना, वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रहा था, मैं कमेंट नहीं देख पा रहा था, फिर क्लास नहीं चल पा रही थी, फिर साउंड खराब हो गया, बहुत सारे प्रॉब्लम एक साथ आ गए थे। कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चों का फिर से स्वागत है सुपर यकीन बैच में। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यह बेसिकली हीट का पहला सेक्शन है। हीट में बहुत सारे सेक्शन हैं। अगर मैं बात करूं हीट के बारे में तो हीट में बहुत सारे सेक्शन डिवाइडेड हैं और उसी के सब टॉपिक्स है ये। फिजिक्स के नई दुनिया में आपका स्वागत है जिसमें हम हीट के बारे में बात करेंगे। हीट मतलब ठंडे गर्म का एहसास। सबसे पहला सेक्शन है हीट का थर्मोमेट्री प्लस एक्सपेंशन। थर्मोमेट्री प्लस एक्सपेंशन प्लस कैलोरीमेट्री, ये सारा सेक्शन हम कवर करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। तो बेटा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मोमेट्री, एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री। उसके बाद हम जाएंगे हीट ट्रांसफर पे। किस पे जाएंगे बेटा? हीट ट्रांसफर पे। हीट ट्रांसफर में हम पढ़ेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। उसके बाद हम जाएंगे केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एंड थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली ये सारे सेक्शन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही आता है। थर्मोडायनेमिक्स नाम का एक चैप्टर अलग से बना दिया है और पहले डाल दिया थर्मोमेट्री, एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री, ये सारी चीजें पहले डाल दी है। लेकिन कोई खास बात नहीं है, आपको जो सीक्वेंस में आगे बढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? थर्मोमेट्री, टेम्परेचर पढ़ेंगे। थर्मोमेट्री मतलब टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, डिफरेंट यूनिट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसी भी बॉडी को अगर हम हीट देते हैं तो हीट बर्दाश्त नहीं कर पाता है, फैल जाता है, मतलब एक्सपेंशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री। दो लिक्विड को अगर हम मिला दें तो उसके मिक्सचर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसको हम कहते हैं कैलोरीमेट्री। ठीक है साहब। उसके बाद पढ़ेंगे हम हीट ट्रांसफर। एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक हीट ट्रांसफर के कितने मेथड हो सकते हैं। उसके बाद केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, लगभग इसमें 90% चीजें सेम ही होती है। तो केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स में एक ही साथ पढ़ाता हूं। कुछ चीजें केटीजी में बच जाती है, जैसे रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन फ्री पाथ, ये अलग से पढ़ाते हैं। नहीं तो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सारे आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस, इन सब में एक इंक्लूड होके हम पढ़ा देते हैं आपको। ठीक है साहब? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा गोल क्या है? आज के लेक्चर का हमारा गोल है कि हम पढ़ेंगे टेम्परेचर एंड थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। देखिए बेटा, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोमेट्री पढ़ेंगे और थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर से वही चीजें मैंने लिख दी है कि हमारा पढ़ने का सीक्वेंस क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले आप लिख लीजिएगा। थर्मोमेट्री, एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री हम पहले सेक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद हम हीट पढ़ेंगे। उसके बाद केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो हीट की दुनिया में फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं और पहले गोल की तरफ हम बढ़ते हैं। उससे पहले हम थोड़े से नॉर्मल फिजिक्स के नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फिजिक्स में आपको क्या पढ़ाया था ये बताइए। सर सबसे पहले तो आपने बेसिक मैथ पढ़ाया था। हाँ ठीक है। उसके बाद मैंने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया था। असल फिजिक्स शुरू हुआ था काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा क्या था? एक्चुअल में काइनेमेटिक्स में आपने किस चीज की पढ़ाई की थी? सर स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। मेरा बात सुनिएगा ध्यान से। अब मैं इस तरीके से आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ले जाऊंगा, हीट के बारे में समझाऊंगा कि आपको एकदम ही चरम सुख की अनुभूति होगा। आपको लगेगा क्या बात कर दी सर, ये बात है क्या? हाँ, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? काइनेमेटिक्स मतलब फिजिक्स में स्टडी ऑफ मोशन और काइनेमेटिकल पैरामीटर।
लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। किसी भी बॉडी के स्टेट को हम किस चीज से डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं। ठीक है सर। उसके बाद क्या पढ़ा था सर? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? सॉरी, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है सर? डायनेमिक्स इज अ स्टडी ऑफ कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ अ बॉडी, दैट इज फोर्स। ये हमने पढ़ा था। स्टडी ऑफ कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ अ बॉडी। डायनेमिक्स का मतलब ही होता है कि बॉडी की स्टेट को चेंज करने वाली फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना। सिंपल हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड फोर्स। ये हमने पढ़ा था। ठीक है साहब। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैंने एक बॉडी पे 10 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो मेरा सवाल है, इज 10 न्यूटन फोर्स स्टोर्ड इन अ बॉडी? एम मास के एक बॉडी पे अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स इस बॉडी में जाके स्टोर हो जाएगा क्या? ये मेरा सवाल है। अगर हां तो बोलिए यस, ना तो बोलिए सर नहीं, स्टोर नहीं होगा। फटाफट कमेंट करके बताइए। इज 10 न्यूटन फोर्स इज गोइंग टू बी स्टोर इन अ बॉडी? यस और नो? नहीं। अरे मैं इस ऑब्जेक्ट पे, इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो 10 न्यूटन का फोर्स इस पर लगाने से इसको 10 न्यूटन का फोर्स मैंने दिया, तो ये लेगा नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं इसको 10 न्यूटन का फोर्स दूंगा तो ये लेगा नहीं, मना कर देगा लेने से, हैं? I have applied 10 Newton force on this object. I have given 10 Newton force to this object. Hence, 10 Newton force is stored in this body. 10 Newton force is stored in a body. के 10 न्यूटन फोर्स स्टोर नहीं करेगा? नो। तो इस फोर्स लगाने से क्या होगा? There is change in speed, या वेलोसिटी बोल दो, चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा अच्छा रहेगा, ड्यू टू दिस फोर्स। और वेलोसिटी होता क्या है? स्टेट ऑफ द बॉडी। स्टेट ऑफ द बॉडी। स्टेट ऑफ द बॉडी हम किससे डिफाइन करते हैं? वेलोसिटी से। तो एक चीज समझना, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक फील के लिए मैंने समझाया। अगर किसी बॉडी पे मैं फोर्स लगाता हूं, तो ये बॉडी फोर्स को स्टोर करके नहीं रखता, उस फोर्स की वजह से अपनी वेलोसिटी को चेंज कर लेता है, मतलब अपने स्टेट को चेंज कर लेता है। इसीलिए हम कहते हैं कि फोर्स इज नथिंग बट कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। किसी बॉडी पे हम ये फोर्स लगाएंगे तो इसकी वजह से इस बॉडी की स्टेट चेंज होगी, मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अच्छा साहब। एक दूसरा सवाल, एक m1 मास का ऑब्जेक्ट है, 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। दूसरा m2 मास का ऑब्जेक्ट है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। v2 है ये और ये v1 है। क्या ये दोनों कोलाइड करेंगे? हां सर, टकराएगा। ये v1 जाके इस v2 से टकराएगा। इज m1 विल ट्रांसफर सम ऑफ इट्स वेलोसिटी टू m2? क्या ये m1 कुछ वेलोसिटी m2 को देगा? क्या ये m1 कुछ वेलोसिटी कोलिजन के समय m2 को दे देगा? इस सवाल का जवाब बताइए क्या होगा, यस और नो। क्या m1 के पास कुछ वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी जाके m2 को दे देगा थोड़ा? ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? नो। आप सभी बच्चे गलत लिख रहे हैं, नो। ये m1 मास का ऑब्जेक्ट अपनी कुछ वेलोसिटी m2 को नहीं देता। कभी भी वेलोसिटी जैसी चीज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होती। आंसर होगा नो। आंसर होगा नो। तो फिर एक्चुअल यहां पे एक्सप्लेनेशन क्या होगा? एक्सप्लेनेशन ये होगा कि m1 जाएगा और m2 के साथ जिस इंस्टेंट पे कांटेक्ट पे आएगा, m1 m2 पे फोर्स लगाएगा F21 और m2 m1 पे फोर्स लगाएगा F12।
इसके पास वेलोसिटी ज्यादा है तो अपनी कुछ वेलोसिटी इसको दे देगा, गलत बात। एक्चुअल में वेलोसिटी नहीं देता। वेलोसिटी तो किसी बॉडी के पास होता है, उसकी स्टेट में डिफाइन करता है, उसके स्टेट को डिफाइन करने के लिए वेलोसिटी यूज होता है। एक बॉडी जिसके पास वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, वो जाके कुछ वेलोसिटी इसको दे देगा, ये एक्सप्लेनेशन गलत है। सही एक्सप्लेनेशन ये होगा कि ये बॉडी जाके M2 पे फोर्स लगाएगा, जब कोलाइड करेगा तो फोर्स लगाएगा। अच्छा मान लो कि ये M1 यहां चल रहा हो 30 मीटर पर सेकेंड से और M2 पीछे की तरफ आ रहा होता, तो ये अपनी 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी कुछ इसमें देता थोड़ी ना, और इसकी वेलोसिटी बढ़ थोड़ी ना ज्यादा हो सकता है, इसकी वेलोसिटी और घट जाती। एज्यूम करो, ये एक्सप्लेनेशन देखो, अगर M1 मास का ऑब्जेक्ट इधर जा रहा 30 मीटर पर सेकेंड से, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स बातें कर रहे हैं हम लोग, घबराइएगा नहीं, थोड़ी देर तक आउट ऑफ द बॉक्स बातें कर रहे हैं, बस फील करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा होता और जब ये एक दूसरे से कोलाइड करते तो क्या अपनी वेलोसिटी कुछ इसको दे देगा और इसकी वेलोसिटी बढ़ा देगा? नहीं भाई, M1 का काम वेलोसिटी देना नहीं है, तो क्या है, M1 जाके M2 से टकराएगा तो M1 M2 पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन M2 ड्यू टू M1, और इस फोर्स की वजह से M2 की स्टेट चेंज होगी तो M2 का वेलोसिटी चेंज होगा। कहानी एक्चुअल में ये है, कहानी ये है, किसी भी बॉडी के पास अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो क्या वो किसी दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में आएगा तो अपनी वेलोसिटी थोड़ी उसको दे देता है क्या? नहीं, दो बॉडी जब कांटेक्ट में आते हैं तो फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। और फोर्स लगाने से क्या ये फोर्स इस बॉडी में स्टोर हो जाती है? नहीं, उस फोर्स से इसका स्टेट चेंज होता है। क्या आपको फील आया इस बात का? क्या इस बात का फील आया? चलिए अब हम बेसिकली समझते हैं व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। अगर इस वर्ड को दो पार्ट में मैं डिवाइड करूं थर्मोडायनेमिक्स को, तो यह है आपका थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो प्लस डायनेमिक्स। सर थर्मो का मतलब तो हीट होता है, हां थर्मो का मतलब हीट होता है, और डायनेमिक्स का मतलब, डायनेमिक्स का मतलब होता है कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट, कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट, यह होता है थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हीट इज नथिंग बट अ कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। हां, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में लिखा है थर्मो प्लस डायनेमिक्स, और डायनेमिक्स कहीं भी लिखा होगा उसका मतलब तो यही होगा कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक्स? से ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक्स? डायनेमिक्स इज नथिंग बट कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? सर काइनेमेटिक्स का मतलब होता है बॉडी की स्टेट, बॉडी की वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? सर डायनेमिक्स का मतलब होता है कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। तो थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब हो गया? सर थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हो गया हीट इज अ कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। थर्मोडायनेमिक्स। एक बच्चा बोला सर रिपीट कर दो। एक बात बता, डायनेमिक्स मतलब बुझाता है तुम्हें क्या होता है? डायनेमिक्स का मतलब बता भी सर सेल्फ। सर डायनेमिक्स मींस स्टडी ऑफ कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। यस। हीट का मतलब बता, थर्मो का मतलब बता। सर थर्मो का मतलब हीट। अब बता थर्मोडायनेमिक्स, हीट इज अ कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। अरे हां, हीट इज अ कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। यस। लेकिन सर क्या हीट किसी बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए काम आता है? हां सर, वो कैसे? अब वो ऐसे देखो, एक कंटेनर है, अब कंटेनर में मान लीजिए कि लिक्विड एंड गैस फिल्ड है। अब इस लिक्विड एंड गैस के स्टेट को हम डिफाइन करते हैं इसके वॉल्यूम से, कितने वॉल्यूम में ये लिक्विड फिल्डेड है या कितने वॉल्यूम में ये गैस फिल्डेड है, उसके बाद कितने प्रेशर पे फिल्डेड है और टेम्परेचर। मेनली ये तीन स्टेट होते हैं, पीवीटी बोल देता हूं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। सर इसके पास हीट कितना है ना? किसी भी बॉडी हीट को कंटेन करके नहीं रखता।
जिस तरीके से कोई बॉडी फोर्स को कंटेन करके नहीं रखता, फोर्स इज अ कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट एंड हीट इज अ कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। किसी बॉडी को हम हीट देते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ऑलवेज इन अ ट्रांजिट स्टेट। ट्रांजिट का मतलब होता है विच इज इन अ मोशन। एक बॉडी से दूसरे बॉडी को हम क्या देते हैं? हीट देते हैं। जैसे एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है, किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसका स्टेट चेंज होता है, किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसका स्टेट चेंज होता है। यहां पे किसी बॉडी को हम हीट देते हैं तो हीट देने से इसका स्टेट चेंज होगा, और स्टेट का मतलब क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो जब हम बॉडी को हीट देंगे तो ये अपनी स्टेट चेंज करेगा, और इसकी 3 स्टेट में है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो हीट इज नथिंग बट कॉज ऑफ हीट इज नथिंग बट कॉज ऑफ चेंज इन थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक स्टेट। और थर्मोडायनेमिक स्टेट किसी भी लिक्विड एंड गैस का हम डिफाइन करते हैं प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर से। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर से। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, किसी भी बॉडी को अगर हम हीट देंगे तो क्या वो बॉडी हीट स्टोर करके रख लेगी? इफ हीट इज गिवन टू द बॉडी, इफ हीट इज गिवन टू द बॉडी, then body will store that heat, then body will store that heat। बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? आराम से सोच के बताइए, ट्रू है कि फॉल्स है? सोच के बताइए, फटाफट सोच के बताइए, सोच के बताइए। इफ हीट इज गिवन टू द बॉडी देन बॉडी विल स्टोर दैट हीट। ट्रू कि फॉल्स? फटाफट बताइए, ट्रू कि फॉल्स? फॉल्स। अगर किसी बॉडी को आप हीट देंगे, ये वही बात हो गई कि किसी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाएंगे तो स्टेट चेंज होगी, और हीट देंगे तो स्टेट चेंज होगी। बोल, फोर्स लगाएंगे तो स्टेट चेंज होगी, हीट देंगे तो स्टेट चेंज होगी। कोई भी बॉडी फोर्स को स्टोर नहीं करता, उसी तरीके से कोई बॉडी हीट को स्टोर नहीं करता। सर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हम देंगे इसको 5 कैलोरी हीट, अब हीट लेके इस बॉडी में हीट बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाएगा। नो 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 मीन्स नो। सर एक बात बताओ, हीट लॉस तो हम जानते हैं, अगर एक कंटेनर है उसमें से हम हीट निकाल ले, हीट बाहर निकाल ले तो इस कंटेनर का हीट लॉस हो गया। हीट लॉस बाय द बॉडी। ट्रू फॉल्स? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट और रॉन्ग? अगर किसी बॉडी से हीट बाहर निकालिए, हीट इज टेकन आउट, हीट इज टेकन आउट, then heat is lost by the body, heat is the lost by body। अगर हीट बाहर निकालो तो हीट लॉस कर जाएगा। हाँ ना, हाँ ना? क्या बात कर रहा है? किसी बॉडी में से हीट निकालोगे तो उसका हीट कम नहीं होगा? क्या बात कर रहा है? हाँ, ये कह रहा है ना ट्रू। आयुषी, थप्पड़ मारूंगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा दूंगा, खरे खरे तेरा थप्पड़ मार के एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दूंगा, गधी। किसी बॉडी से हीट निकालते तो उसमें हीट की कमी हो जाती है? नहीं। एक बात बताओ, ये बॉडी जाके इस पे फोर्स लगाएगा तो इसमें फोर्स की कमी हो जाएगी। एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जाके फोर्स लगाएगा तो उसमें फोर्स की कमी हो जाएगी। दूसरी बात, तूने बोला था हीट कैन नॉट स्टोर बाय द बॉडी। जब ये बॉडी स्टोर करके रखा ही नहीं था हीट, तो हीट निकालने से हीट कम कैसे हो गया? तो सर जब स्टोर नहीं था तो निकाला कैसे? हाँ, निकाल सकते हैं। एक बॉडी के पास फोर्स नहीं होता लेकिन फोर्स लगाता है। सुन ध्यान से, एक बॉडी के पास फोर्स होता नहीं है लेकिन फोर्स लगाता है। उसी तरीके से एक बॉडी के पास हीट होता नहीं है लेकिन हीट हम निकाल सकते हैं। एक बॉडी के पास हीट होता नहीं है लेकिन हीट हम निकाल सकते हैं, और हीट निकालेंगे तो इसका हीट कम हो जाएगा ना, उसके पास हीट था ही नहीं। रॉन्ग, रॉन्ग, 200% रॉन्ग। अगर किसी बॉडी से हम हीट निकालेंगे तो उसका हीट लॉस हो जाएगा ना, हीट था ही नहीं उसके पास। तो सर क्या होगा?
अगर प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा, इसका स्टेट चेंज होगा। आप ये नहीं कह सकते हीट इज लॉस्ट बाय द बॉडी, या ये नहीं कह सकते हीट इज डिक्रीज्ड इन अ बॉडी। हां, आप ये जरूर कह सकते हैं, यहां से मैंने हीट निकाला है, हीट लॉस्ट बाय द बॉडी नहीं कह सकते। बॉडी से हीट कम नहीं हुआ है, बॉडी में हीट कम नहीं हुआ है, हां बॉडी से हीट बाहर निकला है, तो आप ये जरूर डिफाइन कर सकते हो, रेट ऑफ हीट कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी। एक बॉडी के पास हीट नहीं होता, एक बॉडी का स्टेट होता है, उसके स्टेट को हम डिफाइन करते हैं, यहां पे देखिए उसके स्टेट को हम डिफाइन करते हैं प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर से। किसी बॉडी को हम हीट देते हैं तो आप ये नहीं कहते हीट इज स्टोर्ड बाय द बॉडी, हीट देंगे, देखिए क्या लिखा हुआ मैंने, इफ हीट इज गिवन टू द बॉडी देन हीट इज इंक्रीज्ड इन द बॉडी, हीट इज गेन बाय द बॉडी, नहीं लिख सकते, आप ऐसे नहीं लिख सकते। देन बॉडी विल स्टोर हीट, बॉडी विल गेन सम हीट, बॉडी विल गेन सम हीट, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? बॉडी विल गेन सम हीट, जैसे आप हीट देंगे बॉडी कुछ हीट गेन कर लेगी, ट्रू फॉल्स बताइए, ये बताइए ट्रू फॉल्स। बॉडी विल गेन सम हीट, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है बताइए? फॉल्स है, हां बेटा फॉल्स है। इसको कंसेप्चुअली समझिए, कई रामलाल टाइप किताबों में लिख देते हैं गैस स्टोर्ड सम हीट, गैस गेन्ड सम हीट, ना हम गैस को हीट देते हैं लेकिन वो लेता नहीं है, वो हीट के वजह से अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है। इस पूरे कार्यक्रम का मतलब सिर्फ इतना है, इफ हीट इज गिवन टू द बॉडी देन बॉडी विल स्टोर दैट हीट, फॉल्स, body will gain some heat, false, body will increase his temperature, body will increase his temperature, ये बताओ सही है कि फॉल्स, ट्रू है, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है? ये अगर किसी बॉडी को हम हीट देंगे तो अपने टेम्परेचर इंक्रीज कर लेगा, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये क्या है? ये ट्रू है। एक बच्चा पूछा तो सर हीट है क्या? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज अ कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट। हीट इज नथिंग बट, देखो लिखा है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज ऑफ चेंज इन थर्मोडायनेमिकल स्टेट, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को चेंज करने का कॉज है हीट। फिर से मैं एक स्टेटमेंट और बोलता हूं, किसी भी बॉडी पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी फोर्स को स्टोर नहीं करती। कोई बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है तो बॉडी के अंदर फोर्स का लॉस नहीं होता। देखिए मैंने इसमें फोर्स लगाया तो इज 10 न्यूटन फोर्स स्टोर्ड इन द बॉडी? आपने बोला नो, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, इस फोर्स को ये स्टोर नहीं करेगा। M1 पहला ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो क्या मैं कह सकता हूं कि फोर्स इन M1 डिक्रीजेस? M1 ने M2 पे फोर्स लगा दिया तो क्या M1 में फोर्स की कमी हो जाएगी? नहीं बेटा, फोर्स की कमी नहीं होगी। उसी तरीके से यहां पे किसी भी गैस को हम हीट देते हैं तो गैस हीट को स्टोर करके नहीं रखता, किसी भी गैस को हम हीट देते हैं तो हीट को गेन नहीं करता,
हीट को स्टोर नहीं करता, हीट को गेन नहीं करता। तो क्या होता है, हीट देने से अपनी थर्मोडायनेमिकल स्टेट चेंज कर लेता है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को चेंज कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कॉजेज ऑफ चेंज इन थर्मोडायनेमिकल स्टेट। अब बताइए आपकी हीट और टेम्परेचर का फील आया कि नहीं आया? हीट एंड टेम्परेचर का फील आया कि नहीं आया? हीट का मतलब क्या होता है? हीट का मतलब होता है एक एनर्जी का फॉर्म जो हम किसी बॉडी को देते हैं, या हम किसी बॉडी से निकाल सकते हैं। हम किसी बॉडी से निकाल भी सकते हैं, हीट इज टेकन आउट। हम किसी बॉडी को दे सकते हैं और किसी बॉडी से हम निकाल सकते हैं। तो क्या हीट बॉडी में स्टोर नहीं होती? नहीं। तो निकाला कैसे आपने? हम जब भी कोई बॉडी से हम हीट निकालेंगे तो उसकी टेम्परेचर कम हो जाएगी, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। और किसी बॉडी को हम हीट देंगे तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगी। हां, समझ आया कि नहीं? टेम्परेचर डिक्रीजेस, हीट इज डिक्रीजेस इन द बॉडी, रॉन्ग। हीट कभी भी बॉडी से डिक्रीज नहीं होती। तो अब आइए हीट और टेम्परेचर का बढ़िया सा डेफिनेशन बनाते हैं। हीट इज अ एनर्जी विच इज इन फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे मान लीजिए इसका टेम्परेचर है कुछ T1 और इसका टेम्परेचर है T2। आप कहते हो कि T1 ज्यादा है T2 से, तो होगा क्या, यह बॉडी कुछ हीट देगा T2, तो आप कहेंगे कि यहां से हीट निकला और इसमें हीट चला गया। अब इसमें हीट आने से इफेक्ट क्या होगा हीट का? जब ये हीट लेगा तो क्या इसके पास हीट बढ़ जाएगी? नहीं, हीट आने से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और हीट यहां से निकला इसलिए इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। यह होगा इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। टेम्परेचर इसका डाउन हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या यह बात फील आया? यह जो मैंने समझाया वो बताइए। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो हीट वहां से निकलेगा, टेकन आउट हो जाएगा, और दूसरे कॉन्टैक्ट में जिस बॉडी के आपने रखा है उसमें हीट चला जाएगा। इसका कतई मतलब नहीं है कि इसमें हीट जाने की वजह से इसका हीट बढ़ जाएगा, नहीं, हीट जाने से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जहां से हीट निकला उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। यहां पे लिखा है मैंने, हीट का ऐसा यूनिट होता है जूल, एंड हीट इज नथिंग बट देखिए कितना बढ़िया लिखा है, कॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। हीट इज नथिंग बट कॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। हीट किसी भी बॉडी के पास स्टोर नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि हीट कैन नॉट डिफाइन इट स्टेट, इट नॉट डिफाइंड स्टेट ऑफ द बॉडी। हीट बॉडी के स्टेट को डिफाइन नहीं करती है। इट कैन नॉट स्टोर्ड बाय द बॉडी, इट कैन नॉट स्टोर्ड बाय द बॉडी, इट कैन नॉट यूज टू डिफाइन स्टेट ऑफ द बॉडी। इट इज द कॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। साहब टेम्परेचर क्या है? मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। इट डिफाइन फिजिकल स्टेट ऑफ अ मैटर। किसी भी मैटर का फिजिकल स्टेट हम डिफाइन करते हैं। इसकी टेम्परेचर अभी T1 है, थोड़ी देर बाद इसकी टेम्परेचर T2 हो जाएगी, ये हम डिफाइन करते हैं। इसका यूनिट होता है बेटा केल्विन, ऐसा यूनिट है इसका केल्विन। बाकी जो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड रैंकिन, ये सारे इसके प्रैक्टिकल यूनिट है, सीजीएस यूनिट नहीं है। जैसे मिनट, आवर, टाइम का प्रैक्टिकल यूनिट है, उसी तरीके से ये इसका सीजीएस यूनिट है। देखिए फिर से मैंने यहां बनाया, एक बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, एक बॉडी को मैंने हीट दिया तो इसकी टेम्परेचर बढ़ेगी। क्या आपको बहुत अच्छे से फील आ गया बेटा? हां, मैं मानता हूं कि मैंने थोड़ा धीरे पढ़ाया, हो सकता है मैंने 20 से 25 मिनट ले लिया, लेकिन हीट और टेम्परेचर का फील दिलाया कि नहीं दिलाया पूरा? सिंपल एज हीट चेंज करता है टेम्परेचर को, बिल्कुल सही बात है। अब सबसे बड़ा चैलेंज कि हम टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे। कांटेक्ट की जरूरत होगी या नहीं होगी, हम हीट ट्रांसफर में पढ़ेंगे, है ना। उसका सेक्शन अलग है कि हीट ट्रांसफर हम कैसे कर सकते हैं। हीट ट्रांसफर हम कैसे कर सकते हैं उसका एक अलग सेक्शन है, हम पूरा फील दिला के आपको पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए। अब सुनिए, टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे।
तो बहुत समय पहले, बहुत सालों पहले टेम्परेचर को मेजर करने का चैलेंज हर कंट्री में था, है ना। ब्रिटेन में था, यूएस में था, इंडिया में था, युगांडा में था, हर जगह था। सब जगह साइंटिस्ट स्ट्रगल कर रहे थे कि कौन से टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होता है या आइस फ्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और वाटर कौन से टेम्परेचर पे बॉयल होता है। मोस्ट कॉमन सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर, हॉटनेस और कोल्डनेस, मोस्ट कॉमन सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस क्या होगा? मोस्ट कॉमन सेंसेशन सर, आइस का फ्रीज होना या आइस का मेल्ट होना या वाटर का बॉयल होना, यही तो मोस्ट कॉमन टेम्परेचर है। तो दुनिया के अलग अलग कंट्री में लोग अलग अलग इसको मेजर करने की कोशिश कर रहे थे। एक था केल्विन नाम का साइंटिस्ट जो किसी और कंट्री में रहता था। उसने जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट हो रहा था उसको बोला 273 केल्विन। यह है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, इसको बोलते हैं LFP, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। मुझे यह बताओ उसने 273 केल्विन क्यों नाम दिया? उसका मन था, वो 2 केल्विन भी नाम दे सकता था, 4 केल्विन भी नाम दे सकता था। उसने एक नंबर बोल दिया जस्ट, उसने एक नंबर बोल दिया जस्ट। और जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल हो जा रहा था, इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सर वाटर को ही क्यों बॉयल किया? मरकरी को क्यों नहीं बॉयल किया? ग्रीस को क्यों नहीं बॉयल किया? तो साहब मरकरी और ग्रीस को ट्रीट करना मुश्किल है। मरकरी एंड ग्रीस इजिली अवेलेबल नहीं था। मोस्ट कॉमन लिक्विड क्या हो सकता है जो गरीब से गरीब देश में भी इजिली अवेलेबल हो? साहब रामलाल तो अपना काम पानी से चलाता है, गरीब देश है उसके पास। तो मोस्ट कॉमन लिक्विड क्या होगा? वाटर। कभी सोचा तुमने कि बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाटर के लिए क्यों डिफाइन करता है? फ्रीजिंग पॉइंट मरकरी के लिए भी डिफाइन कर सकता है, हीलियम गैस के लिए, अलग अलग गैस, अलग अलग लिक्विड होगा। वाटर ही क्यों लिया? वाटर इजिली अवेलेबल है, फ्री में हर जगह अवेलेबल है, मोस्ट कॉमन है इसीलिए। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को नाम दे दिया 373 केल्विन। इसको कहते हैं UFP, अपर फिक्स्ड पॉइंट। और अर्थ पे जो टेम्परेचर कॉमनली अवेलेबल है वो कितना है? लोअर फिक्स्ड पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट से लेकर के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में ही अवेलेबल है। तो ज्यादातर हमें इसी टेम्परेचर को मेजर करना होता है, इसलिए हमने बोला कि इससे और इसके बीच में ही टेम्परेचर मेजर करना, इससे ज्यादा टेम्परेचर होता भी नहीं है, होगा तो अपन इसी के प्रोपोर्शन में देख लेंगे। समझ में आ गया? एक बोला नहीं सर 0 केल्विन में वॉल्यूम 0 हो जाएगा, ज्यादा पढ़ लिया है क्या बे? 273 को 273 क्यों बोला? इसको 473 क्यों नहीं बोला? मैं तो ये समझा रहा हूं, गधा कहेंगे, जूता निकाल के मारूंगा, तेज मत बन। कुछ भी 0 केल्विन, 0 सेल्सियस, ये सब क्यों बोला? अपने मन में डिजिट क्यों बोला? 0 सेल्सियस में सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड अपर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब 0 से 100 डिग्री सेल्सियस ही नाम क्यों दिया? ये 0 से 50 ही क्यों नहीं दिया? अब बॉइलिंग पॉइंट को 50 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं बोला? बता, इसका कोई रीजन है क्या तुम्हारे पास? इसका कोई रीजन है क्या तुम्हारे पास? 50 डिग्री सेल्सियस ही क्यों बोला? तुम गधे हो क्या भाई? चोमू हो क्या? एकदम कहां कहां से उठ के आ जाते, कैसे कैसे लोगों को इकट्ठा कर लिया है। डिग्री सेल्सियस उसने टेम्परेचर को एक नाम दिया, उस सेंसेशन को नाम दिया जहां पे वाटर, जिस सेंसेशन पे, जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? फ़ारेनहाइट अलग साइंटिस्ट था, उसने 32, देख रहे हो रैंडम नंबर लिख रहे हैं,
32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बोला कि वाटर मेल्ट हो जाएगा, सॉरी आइस मेल्ट हो जाएगा वाटर में या वाटर फ्रीज हो जाएगा, इसको बोला लोअर फिक्स पॉइंट। और अपर फिक्स पॉइंट को नाम दिया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में एक ही टाइम के आसपास में ये स्केल बनाए जा रहे थे। बेचारा युगांडा वासी रामलाल सोचता है कि हमारे देश का साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो एक हम काम करते हैं, हम भी अपना टेम्परेचर स्केल बनाएंगे, हम भी अपना स्केल बनाएंगे और उसको नाम देंगे रामलाल स्केल। और जिस सेंसेशन पे आइस मेल्ट होता है, जिस टेम्परेचर पे, जिस कोल्डनेस पे आइस मेल्ट होता है, जिसको सेल्सियस ने 0 डिग्री सेल्सियस बोला, केल्विन ने 273 केल्विन बोला, फ़ारेनहाइट ने 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला, इसको बोला कि हम इसको नाम देंगे 10 MR। सर MR क्यों? क्योंकि MR सर ने हमें पढ़ाया है, हम उनको इज्जत करते हैं, तो हम अपने नाम पे नहीं रखेंगे। ये सब देखो, इनको जिसने पढ़ाया था एकदम ही बेवफा निकले तुम्हारे टाइप। इनको जिसने पढ़ाया था उनको इज्जत नहीं दिया, अपने नाम पे इन्होंने थर्मामीटर बनाया। केल्विन ने अपने नाम पे बनाया केल्विन स्केल, सेल्सियस ने बनाया सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट ने बनाया फ़ारेनहाइट स्केल, लेकिन रामलाल बहुत ईमानदार है, उसने बनाया MR स्केल। और उसने नाम दिया जिस टेम्परेचर पे वाटर आइस में कन्वर्ट होगा उसको बोला 10 MR, और जिस टेम्परेचर पे आइस बॉयल होगा उसको बोला 60 MR। और इसको 50 डिविजन्स में बांट दिया और बोला कि हम MR के टर्म्स में हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करेंगे। अब तुम्हें बुखार होगा, अब बुखार मेजर करके बताओ कितना MR तुमको बुखार है। MR को बुखार नहीं है, MR इज नथिंग बट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। MR is unit of temperature in Uganda. Unit of temperature in Uganda. Temperature in Uganda. Made by Ramlal. Invented by Ramlal. ऐसे ही बना है बेटा, ऐसे ही बना है। ऐसा नहीं जो तुम पढ़ते हो ये कभी से थे, ये सब किसी के दिमाग की उपज है और ये रामलाल के दिमाग की उपज है। अब देखो, इसने बोला कि मैं अपने स्केल को 100 पार्ट में डिवाइड करूंगा, तो इसने अपने स्केल को 100 पार्ट में डिवाइड कर दिए। इसने बोला मैं भी 100 में करूंगा, मैं भी 100 में करूंगा, मैं भी 100 में करूंगा। फ़ारेनहाइट बोला कि नहीं, मैं 180 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 180 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। इसने छोटे 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 पार्ट्स बनाए। इसने बोला मैं 50 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। 10 MR से 60 MR 50 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है साहब। अब मान लो इंडिया में टेम्परेचर है अभी T डिग्री सेल्सियस, ब्रिटेन में है X केल्विन, T केल्विन बोल देता हूं या X केल्विन बोल दे, यहां पे है Y फ़ारेनहाइट, कुछ भी नाम दे रहा हूं मैं, Z फ़ारेनहाइट, और यह है तुम्हारा PMR। ये किसी एक सेंसेशन को हमने नाम दिया है, मतलब किसी एक ही टेम्परेचर T को, T डिग्री सेल्सियस को, जिसको डिग्री सेल्सियस में T डिग्री सेल्सियस मेजर करा, उसी को इसने Z डिग्री फ़ारेनहाइट मेजर किया, इसने X केल्विन मेजर किया। और डिग्री केल्विन में नहीं लगता, ये X केल्विन होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस होता है, और ये PMR मेजर किया। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर स्केल के बीच में कुछ रिलेशन भी होगा क्या? हाँ, रिलेशन होगा। सर रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे? रिलेशन देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखिए रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे। ये 273 से X केल्विन में जो डिफरेंस है उसको आप यहां पे लिख सकते हैं X केल्विन माइनस 273, मतलब ये रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई टोटल डिफरेंस। टोटल डिफरेंस कितना होगा? 373 माइनस 273। इसका जो वैल्यू है हर स्केल के लिए कांस्टेंट होता है। आप कहेंगे तो मैं 2 मिनट में इसको प्रूफ कर दूंगा।
टेम्परेचर एक बट वैल्यू अलग। हाँ बेटा, क्योंकि अलग अलग यूनिट है, अलग अलग नाम दिया, जैसे इसको 32 दिया है और ये 212 दिया है, तो 32 और 212 के बीच में कोई रीडिंग होगा ना, तो टेम्परेचर का सेंसेशन तो वही है, लेकिन ये जो रीडिंग होगा 32 से 212 के बीच में कुछ जेड होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है साहब, इसमें बताओ, तो इसमें टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई अपर 100 माइनस लोअर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू इसके लिए बराबर इसके लिए। सर फॉरेनहाइट में क्या होगा? तो देखो जेड फॉरेनहाइट माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 32 लोअर फिक्स पॉइंट 32 फॉरेनहाइट डिवाइडेड बाई 212 फॉरेनहाइट माइनस 32 डिग्री फॉरेनहाइट। और ये इस स्केल में क्या होगा? तो पीएमआर माइनस 10 mr बटा 60 mr माइनस 10 mr, 60 mr माइनस 10 mr। तो किताबों में नए क्वेश्चन बनाएंगे नए टेम्परेचर स्केल पे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, सभी के लिए ये वाली वैल्यू क्या होगी? अगर तुम्हें प्रूफ करना है ना, तो इसका प्रूफ भी मैं कर दूंगा 1 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली वैल्यू सभी के लिए क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या वाली वैल्यू? तो इसको एक बार देखिए ध्यान से, इसको एक बार देखिए ध्यान से। टेम्परेचर इन दैट स्केल, सी टेम्परेचर इन दैट स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिवाइडेड बाई अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस अपर फिक्स्ड पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये सब के लिए क्या रहता है? फिक्स रहता है। वही चीज मैंने यहां लिखी है, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस मतलब ये रीडिंग है T डिग्री सेल्सियस माइनस 0 बटा 100 माइनस 0। ये देखो फॉरेनहाइट, इसने नाम ही दे दिया F, इसने नाम दिया F, इसने नाम दिया K, कोई बात नहीं, इसका नाम हम F और K रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसने रीडिंग को ही K बोला है, इसने रीडिंग को T बोला, C बोला है, और इसने रीडिंग को F बोला है, रीडिंग को ही F बोला है बेटा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए इसको हम रख देते हैं सिंपल K, इसको हम रख देते हैं K, समझ में आया ना आपको? ये K रख देते हैं। इसने C रीडिंग को ही नाम दिया है C, इसने रीडिंग को नाम दिया है F डिग्री फॉरेनहाइट, इसने रीडिंग को ही नाम दिया है, इसने रीडिंग को ही नाम दिया है P। कंफ्यूज मत हो, यह चीज मैं दोबारा अगले पेज पे लिख रहा हूं, यह समझाने के लिए मैंने यहां पे लिखा था। अगले पेज पे मैं लिखता हूं, तो देखो देखो अगले पेज पे ये लिखा हुआ है C, देखिए C डिग्री सेल्सियस में रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिग्री सेल्सियस का होता है 0, अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 माइनस 0 इज इक्वल टू फॉरेनहाइट में रीडिंग F माइनस 32 बटा 212 फॉरेनहाइट माइनस 32 फॉरेनहाइट। समझ आया? समझ आया? समझ आ गया सर? योगेंद्र शुक्ला सर बहुत जोरदार समझ आ गया सर। हां, अगर प्रूफ करना तो प्रूफ भी कर दूंगा मैं, समझ आ गया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केल्विन में बोलिए सर K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273 इज इक्वल टू MR में बोलिए, तो ये था आपका P माइनस 10 MR, लोअर फिक्स पॉइंट बोलिए 10 MR इज इक्वल डिवाइडेड बाई 60 MR माइनस 10 MR इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर कोई नया भी स्केल बनाया जाएगा तो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। इसका प्रूफ आपके काम नहीं आएगा, लेकिन अगर चाहिए तो मैं प्रूफ कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, एक्चुअल में हम टेम्परेचर किसी सेंसेशन को नाम तो दे रहे हैं, केल्विन, सेल्सियस, फॉरेनहाइट, MR, PMR, लेकिन इसको मेजर तो किसी तरीके से करेंगे, इंस्ट्रूमेंट से करेंगे। अब वो इंस्ट्रूमेंट कैसा होगा? तो इंस्ट्रूमेंट बेटा थर्मल एक्सपेंशन पे होता है। जैसे मान लो कोई मैं मरकरी या कुछ भी फिल कर देता हूं इसके अंदर, है ना, कुछ भी फिल कर देता हूं इसको अंदर, और इसको फिल करने के बाद मैं ये देखता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका लेंथ कितना था। ठीक है बेटा, है ना, इसका प्रूफ कर देता हूं, आगे भी काम आएगा। नो नीड टू प्रूफ, चलो हटाओ, तो इसकी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, चलो हटाओ, ठीक है, कोई खास बात नहीं, क्योंकि इस पे प्रूफ पे कोई सवाल नहीं बनेगा। सवाल बनेगा तुम्हारा इसी फॉर्मूले पे, और ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप हर एक सवाल बहुत आराम से कर लेंगे। प्रूफ की कोई जरूरत सच में नहीं है, नो नीड टू प्रूफ, ठीक है, प्रूफ की जरूरत नहीं। क्योंकि देखो, जैसे मान लो कि तुम कोई फिजिक्स पढ़ रहे हो, अब उस फिजिक्स में तुमने फॉर्मूला पढ़ा, एग्जाम में
सवाल तो उस फॉर्मूले पे आएगा ना, प्रूफ तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको यह फॉर्मूला याद रखना है। बताओ एक बार और मैं इसी फॉर्मूला को समझा देता हूं। किसी भी स्केल में क्या याद रखना है आपको, किसी भी स्केल में आपको यह याद रखना है उस स्केल की रीडिंग देखिए रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बटा अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। बस ये याद रखना। ये कितने लोगों को याद हो गया बताइए? इसको मार रट्टा है ना, ये एमआर स्टार नहीं, एमआर स्टार अलग सोच होता है, ये मार रट्टा है, एमआर रट्टा। इसे हमें याद रखना है साहब, इसे हमें क्या करना है? याद रखना है, इसे हमें याद रखना है। अब मैं एक बार और बता देता हूं, डिग्री सेल्सियस में C माइनस डिग्री सेल्सियस में लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 0। अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 100। लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 0। केल्विन में रीडिंग मान लो K है, लोअर फिक्स पॉइंट 273 बटा अपर फिक्स पॉइंट 373 माइनस 273 केल्विन में, ये है ना, इसका यूनिट केल्विन लिख सकते हैं, यूनिट केल्विन लिख सकते हैं। फॉरेनहाइट में क्या है? रीडिंग फॉरेनहाइट माइनस 32 बटा 212 माइनस 32। एमआर में क्या है? रामलाल स्केल में क्या है? तो रामलाल स्केल में है सर PMR, या इसका यूनिटी बोल दो, P लिख दो, P माइनस 10 MR। ये रीडिंग है बेटा, ये MR स्केल में रीडिंग है P बटा 60 MR माइनस 10 MR। क्या ये याद हो गया? फटाफट एक बार थम्स अप करके बता दीजिए हाँ सर याद हो गया। तो हम इस पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, रीडिंग माइनस लोअर बटा अपर माइनस लोअर। सर ये अपर माइनस लोअर कैसे याद रहेगा? निगेटिव नहीं आना चाहिए वैल्यू। तो इधर तो लोअर रीडिंग अपर, एक बार और चमका, रीडिंग लोअर अपर लोअर, रीडिंग लोअर अपर लोअर, रीडिंग लोअर अपर लोअर, रीडिंग लोअर अपर लोअर। अब बता क्या चाहिए? ठीक है, अब हमें डिफरेंट स्केल में रिलेशन समझना होगा, है ना। ये सारे बराबर है। अब जब ये सारे बराबर हैं तो हम एक बार डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन देख लेते हैं, एक बार इन दोनों में देख लेंगे, एक बार इन दोनों में देख लेंगे, एक बार इसमें देख लेंगे, है ना बेटा। तो अब हम रिलेशन देखते हैं फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस में। हम रिलेशन देखते हैं फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस में। तो देखिए बेटा, ये आपका फॉरेनहाइट और ये आपका सेल्सियस, इन दोनों में रिलेशन देखते हैं। तो बताइए क्या लिखा था आपने? सर C माइनस 0 बटा 100 माइनस 0। तो 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है। याद भी हो गया, समझ में भी आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कोई भी नया स्केल पे अगर सवाल बनाता है इसके अलावा, तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपर फिक्स्ड पॉइंट वो आपको बता देगा, लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपर फिक्स्ड पॉइंट वो आपको बता देगा। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। रीडिंग लोअर अपर लोअर, रीडिंग लोअर अपर लोअर, रीडिंग लोअर अपर लोअर, है ना। और निगेटिव आना नहीं चाहिए, तो घटाते समय सबसे छोटा रखोगे बाद में, है ना। तो देखो C माइनस 0 बटा 100 माइनस 0, F माइनस 32 बटा 212 माइनस 32। देखो मैं यहां लिख देता हूं, C माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 बराबर F माइनस 32 बटा 212 माइनस 32। अब 0 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो ये हो जाएगा C बटा 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 बटा 212 माइनस 32 कितना होगा? 180। तो अभी बोला था ना कि 180 डिवीजन में बांटा है उसने, एक एक फॉरेनहाइट में, है ना। 32 से 212 के बीच में 180 डिवीजन बनेंगे। तो सर इसको कैंसिल करोगे 20 से, तो ये 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो 9 को यहां ले आओ, तो 9C बराबर 5F माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ 160 आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे रहने दो ना, 5 बाहर ही रहने दो। यह एक काम करो, 5 को इधर लाओ, तो C बराबर हो जाएगा 5, नीचे है 9, 5/9 F माइनस 32। ये डिफरेंट तरीका हो गया लिखने का। ये क्या हो गया? डिफरेंट तरीका हो गया लिखने का। अगर 9 को अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 5F/9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 32 160 बटा 9। तो ये हो गया तुम्हारा रिलेशन, C इज इक्वल टू 5F/9 माइनस 160/9। अगर आप डिग्री सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट के रीडिंग के बीच में ग्राफ बनाएंगे, तो बेटा ये ग्राफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी के इक्वेशन से ही तो बनाएंगे। क्योंकि आप देखें तो फॉर्मूले में c का पावर भी 1 है और फॉरेनहाइट का भी पावर 1 है, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? लीनियर बनेगा। तो जितने भी स्केल बनाए गए वो सारे लीनियर स्केल बनाए गए हैं। सारे के सारे कैसे बनाए गए हैं? लीनियर स्केल बनाए गए हैं। देखिए लीनियर रिलेशन ही तो है, देखिए ना बेटा, c इज इक्वल टू 5F/9 160/9। इस तरह के रिलेशन को हम लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये C प्रोपोर्शनल टू F है।
सी प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर होता तो उसको हम पैराबोलिक कहते हैं, नॉन लीनियर कहते हैं। ये लीनियर रिलेशन है। ग्राफ बताइए कैसा बनेगा। तो इसका स्लोप देखेंगे, देखिए y एक्सिस पे c और x एक्सिस पे f, तो x का मल्टीप्लायर ही आपका स्लोप है, तो स्लोप हो गया आपका 5/9, जिसको आप tan थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और इंटरसेप्ट आप देखेंगे तो निगेटिव है, -160/9। तो ग्राफ कैसा बनेगा एक बार सोच के बताइएगा प्लीज। ग्राफ कैसा बनेगा एक बार सोच के बताइएगा प्लीज। ग्राफ कैसा बनी, कैसा बनी, कैसन बनी ग्राफ, आहो दादा कैसन बनी बताइए। तो ग्राफ क्या ऐसा बनेगा? अगर मैंने सही बनाया तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए स्पीड ऑफ लाइट से। अगर मैंने सही बनाया तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए स्पीड ऑफ लाइट से। यस सही है, क्योंकि इंटरसेप्ट देखिए निगेटिव है, यहां पे c इज इक्वल टू 160/9 और देखिए स्लोप tan थीटा 90 से कम एंगल बना रहा है तो स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, यहां पे स्लोप पॉजिटिव ही है 5/9। अगर मैंने सही बनाया तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए बेटा, फटाफट थम्स अप कर दीजिए अगर मैंने सही बनाया तो। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज के लिए और यहां पे वापस आ जाता हूं। अगर मैंने ग्राफ सही बनाया तो फटाफट थम्स अप करिए प्लीज। हाँ एकदम सही है। तो इस ग्राफ को हमें याद रखना है क्या? ना सर क्यों नहीं याद रखना? अगर सवाल एग्जाम में पूछ दिया तो अरे बकलोल क्या तुम्हें ये याद है? हाँ तो ये याद है तो 2 लाइन सॉल्व करके इक्वेशन बना के ग्राफ प्लॉट करो ना यार, इसको याद थोड़ी ना रखना है। अच्छा एक चीज ध्यान जरूर रखना है कि ग्राफ C वर्सेस F का है। अगर ग्राफ F वर्सेस C का होगा तो कैसा होगा, F वर्सेस C का होगा तो कैसा होगा। तो देखिए प्लीज, ये रिलेशन था, हाँ सर ये रिलेशन था। अगर मैं 20 से कैंसिल कर दूं तो क्या होगा सर? यहां पे 5 होगा, यहां पे 9 होगा। अब 9 को इधर ले आओ तो 9c/5, देखना ध्यान से, 9 को यहां लाया तो 9c/5 इज इक्वल टू f -32। -32 को यहां ले आओ तो ये होगा f बराबर कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख लेता हूं, देखना ध्यान से। ये 9 को यहां ले जाऊंगा तो 9c/5 इज इक्वल टू f -32। -32 को यहां ले जाऊं तो f बराबर आएगा 9c/5 + 32। अब इसका ग्राफ बताओ कैसा बनेगा, f और c का। f और c का ग्राफ कैसा बनेगा? तो अगर आप कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx + c से, तो इस ग्राफ का स्लोप होगा 9/5, उसके कंपेयर में ज्यादा होगा क्योंकि वो 5/9 था, और इंटरसेप्ट होगा पॉजिटिव। ग्राफ कट करेगा 32 पॉजिटिव पे और ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, स्लोप भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। तो क्या सर ये सारी चीजें हमें याद रखनी है? नहीं। क्यों याद नहीं रखनी है कमेंट करके बताएंगे। पॉजिटिव इंटरसेप्ट विद पॉजिटिव स्लोप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दिल जीत लिया तुमने जेठालाल, दिल जीत लिया तुमने। ओ मेरे जेठालाल बताओ किसको याद क्यों नहीं रखना, ये सब क्यों नहीं याद रखना कि इसका स्लोप होगा m, स्लोप होगा इसका 9/5, बता क्यों याद नहीं रखेगा? बता, फॉर्मूला याद रखना है। बहुत सुंदर जेठालाल, फॉर्मूला याद रखना है, हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जोड़ घटाव आता नहीं और तू सॉल्व करेगा, बैगन के शकल के, कंफ्यूजिंग है इसीलिए सर, वाह कंफ्यूजिंग है इसीलिए। हमें ये मार रट्टा करना है, इसको मार रट्टा, तो इन सब की कोई जरूरत ना पड़ी, उसको रट्टा मारवा तो इन सब का जरूरत ना पड़ी, फॉर्मूला याद है। हां 2 मिनट के कैलकुलेशन से निकाल लेंगे। अरे वाह साहब, ठीक है ना बेटा? तो कई बार बच्चा क्या कहता है, सर इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, सो मच लेंदी कैलकुलेशन, हाउ कैन आई रिमेंबर इट? अबे गधा, किसने बोला याद करने के लिए? बायोलॉजी है ये, सब रख लेगा। रामलाल, जो चीजें याद रखने के लायक है उसको याद रख। जो चीज डायरेक्ट है उसको याद रख, और कुछ 2 लाइन के कैलकुलेशन से आ रहा है तो उसको कैलकुलेट करना साहब। मार रट्टा मार, चले कर देख। सर क्या था रिलेशन, भूल गए, लिए था c - 0 रीडिंग -0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर रीडिंग -32 बटा 212 माइनस 32। 212 में से 32 घटाओगे तो ये 180 आएगा, तो सीधा है c बटा 100 इज इक्वल टू f -32। फिर से क्यों लिख रहे हो? क्योंकि तू चोमू है, तुम्हें लग रहा बहुत कैलकुलेटिव है सर, इसलिए मैं फिर से लिख रहा हूं। ऐसे ही ये कैंसिल होगा तो 5 आ जाएगा, 20 से कैंसिल करोगे तो 5 और ये हो जाएगा 9। अच्छा बेटा ये देखो तो क्या आया, c बराबर
c बटा 5 इज इक्वल टू f बटा 9 माइनस 32 बटा 9, ऐसे लिख सकता हूं ना, 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं इसको, तो c का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल्टा c, नीचे 5 कांस्टेंट है, f का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल्टा f बटा 9 कांस्टेंट है, और 32 बटा 9 कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। 9 को अगर मैं इधर ले आता हूं, 9 को मैं इधर ले आता हूं, तो डेल्टा f बराबर आएगा 9/5 डेल्टा c। 9/5 को मैं 1.8 लिख सकता हूं, तो डेल्टा f बराबर 1.8 टाइम्स ऑफ डेल्टा c। इस पे खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। सर कैसे सवाल, कैसे सवाल, कैसे सवाल? तो इस पे सवाल पूछे जाते हैं, चेंज इन टेम्परेचर in degree Celsius is delta C. Then find change in temperature in Fahrenheit. तो change in temperature in Fahrenheit is equal to 1.8 times of change in temperature in degree Celsius. ठीक है, तो क्या आप इसको याद रख पाएंगे? क्या आप इसको याद रख पाएंगे? सर इसको याद रखना है कि हाँ इसको याद रख लो, नहीं तो यहां से ड्राइव करके ला सकते हो 2 मिनट के लिए ना, चेंज इन फॉरेनहाइट, क्योंकि इस पे सवाल बहुत सारे होंगे ना, तो 2-4 सवाल करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं होगी। चेंज इन फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स ऑफ चेंज इन डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये हम डिग्री सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट में बातें कर रहे थे। ये मैंने कॉपी बना लिया, ये एज इट इज है तुम्हारे पास पिछले पेज पे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया, सुंदर नोट्स बनाना बेटा, है ना, एकदम सुंदर नोट्स बनाना। मैं तो नहीं बनवा पाता हूं ना, तुम ध्यान से लिख के एकदम सुंदर नोट्स बनवाना। दिमाग है चोमू जैसा, नोट्स बना के क्या करेगा, रद्दी के भाव बिकेगा। नोट्स बना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन समझने की भी तो कोशिश कर। चल इधर देख, रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस। मैं देखता हूं तो परेशान हो जाता हूं, आधी से ज्यादा जनता इसी बात से परेशान है, हाउ टू मेक्स नोट। लाल पीला करा हाला लाला पाला शारा गाया गाया, सब तरह के कलम रख लेते हो, सब तरह के कलम रख लेते हो। और सब सर थोड़ा ठीक से लिखो, नोट्स नहीं बन पा रहा है, तू लिख लेना, समझा तो इतना जोरदार रहा हूं मैं। चलो इधर देखो, रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस। तो बेटा सेल्सियस को लिखेंगे आप C - 0 बटा 100 - 0 इज इक्वल टू K - 273/100। बेटा ध्यान से देखना, 373 - 273 का डिफरेंस होगा 100, तो 100 से 100 को कैंसिल कर दूंगा तो क्या आएगा, तो C बराबर K - 273। बड़ा आसान रिलेशन। तो K इज इक्वल टू क्या होगा, तो K इज इक्वल टू होगा C प्लस 273 केल्विन। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 273 से ऐड करेंगे। अच्छा सर इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हूं। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो चेंज इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू चेंज इन डिग्री सेल्सियस स्केल प्लस 273 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो डेल्टा C बराबर होता है डेल्टा के। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। कई बार आपसे सवाल पूछेगा कि डिग्री सेल्सियस में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग केल्विन स्केल में कितना टेम्परेचर चेंज होगा, फटाफट कमेंट करके बता। अगर डिग्री सेल्सियस में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हुआ है तो केल्विन में कितना केल्विन टेम्परेचर चेंज होगा, बताओ कितना केल्विन टेम्परेचर चेंज होगा। ये कांस्टेंट है 273, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया है, 0 हो गया है। 20 केल्विन ही होगा, 20 केल्विन ही होगा। चलो देखो यहां पे सर, अगर ये लिखा हुआ है C इज इक्वल टू K - 273 और मैं ग्राफ बनाऊं C वर्सेस K का, तो कैसा ग्राफ बनेगा, बोल, ध्यान से सोच के बता। अगर मैं ग्राफ बनाऊं C वर्सेस K का, तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो सर ये रिलेशन है C बराबर K - 273। तो y एक्सिस पे तो आपने C को रख दिया, x एक्सिस पे आपने K को रख दिया, तो इंटरसेप्ट होगा -273, इंटरसेप्ट होगा -273 और ऐसे जाएगा ग्राफ, और इसका स्लोप होगा, एंगल होगा 45 डिग्री। सर 45 डिग्री क्यों, क्योंकि यहां से
y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर करोगे, y एक्सिस पे मैंने c रखा है, mx प्लस सी, तो c हो गया -273 और x हो गया 1 और x ही आपका है, सॉरी m हो गया 1, m हो गया आपका 1 और m को ही tan थीटा कहते हैं, m को ही क्या कहते हैं, tan थीटा, तो थीटा 45। पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत जोरदार। अच्छा, इसी में अगर तुमसे ये पूछते, सर क्या पूछते, प्लॉट ग्राफ बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस, y एक्सिस पे k रख दे और x एक्सिस पे c रख दे, तो भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको रिलेशन पता है, c इज इक्वल टू k माइनस 273। y एक्सिस पे जिसको प्लॉट किया उसका इक्वेशन बनाएंगे, तो k बराबर आ जाएगा c प्लस 273। यहां से कंपेयर कर लीजिए, y बराबर mx प्लस सी, तो इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव, एंड स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कट कहां पे करेगा, 273 पे। y बराबर mx प्लस सी से कंपेयर करिए बेटा, है ना। आप हमेशा रिलेशन किसका लिखते हैं, जो y एक्सिस पे होता है उसका लिखते हैं। अब यहां पे बहुत ही कंफ्यूजिंग एक सवाल पूछा जाता है, आपसे पूछेगा व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑफ केल्विन सेल्सियस ग्राफ। तो केल्विन पहले बोला, y को पहले बोला जाता है, केल्विन सेल्सियस मतलब केल्विन y पे और सेल्सियस x पे, तो उसका इंटरसेप्ट होगा +273। एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन ग्राफ। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन पूछा तो c पहले आएगा, c का रिलेशन देखेंगे, -273। तो ऊपर ऊपर से तो लगेगा कि यार ये केल्विन सेल्सियस ग्राफ कर रहा है बस, लेकिन पहले अगर उसने केल्विन बोली फिर सेल्सियस तो प्लस इंटरसेप्ट आएगा, और पहले सेल्सियस और फिर केल्विन बोला तो निगेटिव इंटरसेप्ट आएगा। क्या इस बात का आप ध्यान रख पाएंगे, मुझे नहीं भरोसा तुम पे, लेकिन क्या पता तुम रख पाओ, मुझे भरोसा नहीं है लेकिन क्या पता तुम रख पाओ। बताओ फटाफट रख पाओगे, बताओ फटाफट रख पाओगे। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन, हालांकि ये टाइम पास है, तुम समझ गए खेलना कैसे है। रिलेशन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, तुम समझ गए खेलना कैसे है, ये टाइम पास है, लेकिन करते हैं टाइम पास, पढ़ाई ही कर रहे हैं। f-32 बटा 2 and 2 -32 इज इक्वल टू केल्विन -273 डिवाइडेड बाई 373 -273, है ना। तो इस पे कुछ सवाल पूछेगा तो आराम से खेल सकते हैं। देखिए यहां पे f-32 बटा 180 इज इक्वल टू k -273 बटा 100, 20 से कैंसिल करेंगे 5 और ये हो जाएगा 9, तो f-32 इज इक्वल टू 9/5 k -273। सर इसको एक काम करते हम रट लेते हैं, टांग तोड़ दूंगा फालतू चीजें रटेगा तो, ये याद है ना, हाँ तो काम हो गया बस। चल आगे देखो इधर, अब हम सवाल पे आते हैं। अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस ऑन अ टेम्परेचर डिफरेंस of 5 degree Celsius on Celsius scale corresponding to the following temperature difference in the Fahrenheit scale is। फटाफट जवाब बताइए, बहुत ही जोरदार और झन्नाटेदार एकदम तरीके से आपको पढ़ाया गया है, फटाफट इसका सही जवाब बताइए। फटाफट इसका सही जवाब बताइए प्लीज, फटाफट इसका सही जवाब बताइए प्लीज। हाँ फटाफट सही जवाब बताइए प्लीज। ये होता है रिलेशन c 9/5 डेल्टा c इज इक्वल टू डेल्टा f, ये आया था रिलेशन ना। तो 5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 × 5/5 डेल्टा f, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 डिग्री आंसर आ जाएगा, 9 डिग्री फ़ारेनहाइट। कुछ बच्चों का 41 आ रहा है, कैसे भाई। corresponding to following temperature difference in the Fahrenheit scale, Fahrenheit scale में पूछा है। अच्छा तुम ये तो नहीं निकाल रहे हो c-0/100 इज इक्वल टू f-32/180, तो ये f की वैल्यू तो नहीं निकाल रहे हो तुम, ये नहीं लगाना। टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस
ऑन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है, corresponding to following temperature difference in the Fahrenheit scale is, तो Fahrenheit स्केल में 5 डिग्री सेल्सियस के corresponding कितना टेम्परेचर डिफरेंस आएगा? टेम्परेचर डिफरेंस इज अ डिफरेंट थिंग एंड टेम्परेचर इज अ डिफरेंट थिंग। ये 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रीडिंग नहीं है भाई साहब। चोमू ले, चोमू टाइप सॉल्यूशन, क्या पीते हो? सॉल्यूशन। ट्राई करोगे? चोमू टाइप सॉल्यूशन, चोमू टाइप सॉल्यूशन एकदम। बताइए फाइनल आंसर क्या होगा? जल्दीबाजी में बेइज्जती हो गई। अरे इज्जत कहां था जो तुम्हारी बेइज्जती होगी? तुम तो इतने बेवकूफ हो, नकारे हो, बाहियात हो, घटिया हो कि तुम्हारा बेइज्जती भी नहीं हो सकता। बेइज्जती भी उसका होता है जिसका थोड़ा बहुत इज्जत होता है। आंसर इज ए। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं बी। भाई साहब ये टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस दिया है, डेल्टा सी की वैल्यू दी है भाई साहब। डेल्टा सी 5 डिग्री सेल्सियस है और आपसे टेम्परेचर डिफरेंस इन फॉरेनहाइट स्केल डेल्टा एफ पूछा है, एफ नहीं पूछा है। दिस इज अ करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले ही सवाल में फैल गए। दूसरा सवाल देखते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर, अब टेम्परेचर की बात की है, अब टेम्परेचर की बात की है। एट व्हाट टेम्परेचर द सेंटीग्रेड, सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट रीडिंग आर द सेम। Celsius and Fahrenheit reading are the same. At what temperature the centigrade, Celsius and Fahrenheit reading are same? किस टेम्परेचर पे सेंटीग्रेड, सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट रीडिंग सेम है? मतलब C - 0/100 लिख डायरेक्ट, हटा C/100, 0 0 का खेल रहा है। F - 32/180 है। अब वो कह रहा है कि किस टेम्परेचर पे दोनों की रीडिंग सेम आई है। मतलब रीडिंग सेम आई है मतलब C ही F है, C ही F है। तो हम इसको C लिख देते हैं। दोनों की रीडिंग सेम है, रीडिंग ही तो लिखा है, डिग्री सेल्सियस पे रीडिंग एंड फॉरेनहाइट पे रीडिंग सेम है, तो C लिख देते हैं। अब चोमू क्या करेगा कि सर इधर का C उधर के C से काट दो। चोमू क्या करेगा कि C से C काट देगा, बहुत ही गधा। पहले 20 से इसको काट 5 और इसको काट 9, 9 को इधर ला 9C, 5 को इधर ला 5C, 5 × 160, 160 को इधर ले आओ, नहीं उधर ही रहने दो, -160 रहेगा। 5C को इधर ले आओ तो 9C - 5C हो जाएगा 4C, तो C = आ जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस, -40 फॉरेनहाइट, -40 डिग्री। ए समझ आया? नेक्स्ट, कन्वर्ट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनटू फॉरेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। फटाफट 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 30 डिग्री टेम्परेचर को फॉरेनहाइट में एंड केल्विन में कन्वर्ट करिए फटाफट, तुरंत से भी पहले, तुरंत से भी पहले, तुरंत। तो चल देख फॉरेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेगा। तो C/5 = F - 32/9। रटते रटते तूने क्या बना दिया इसका, देख। अब टेम्परेचर ये 30 दिया हुआ है तो 30/5 ये हो जाएगा 6, 6 × 9 = F - 32, 54 + 32 = F, 4 2 6, 5 3 8, 86 डिग्री फॉरेनहाइट इज योर रीडिंग इन फॉरेनहाइट स्केल। 86, क्या मैं सही बोल रहा हूं? और C/100 = अरे उसमें तो रिलेशन सिंपल सा है, C = केल्विन -273। तो C आपको दिया हुआ है तो केल्विन = हो जाएगा 30 + 273, ये हो जाएगा तुम्हारा 293, ना 303, 30 ऐड करना है ना, 303 केल्विन, 86 एंड 303। सर फॉरेनहाइट क्या कौन थे? तुम्हारे चचा थे। फॉरेनहाइट तुम्हारे चचा थे सर। वो तो नहीं है सर, देखने से तो नहीं लगता है। पिछले जन्म में थे, इस जन्म में नहीं। और तू रामलाल था और मैं केल्विन था। बटन बंद कर लेता हूं थोड़ा सा अच्छे से। मैं केल्विन था सर, देख के तो नहीं लग रहा, देख के थोड़ी नहीं लगता है। पिछले जन्म में था, इस जन्म में थोड़ी ना था। देखिए सवाल 1990 का सवाल है।
तेरे जन्म से भी 10 साल पहले पूछा था ये। सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर। द वाटर टेम्परेचर इज लोअर्ड until the Fahrenheit thermometer registered at 140 degree Fahrenheit. अच्छा, what is the fall in temperature as registered by the centigrade scale? बहुत जोरदार सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि गलती मत करना, हो भी जाए तो मत घबराना, क्योंकि तुम चोमू तो पहले से ही थे, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन कोशिश कर सॉल्व करने का, बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है। हम लोग सेल्सियस नहीं, तू सेल्सियस तो हो ही नहीं सकता सर। का है तुम्हारे जैसे बैगन जैसी शकल का सेल्सियस कैसे हो सकता है यार? जिसका शकल इतना खराब, बुद्धि इतना खराब, वो सेल्सियस कैसे हो सकता है? सर इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में नहीं, तो किसी जन्म में नहीं हो सकता। तो इतना खराब है, तो किसी जन्म में नहीं हो सकता। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आंसर आपका गलत आ रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आंसर आपका गलत आ रहा है। चले किधर? सर इंडिया से रिसर्च क्यों नहीं निकलते? क्योंकि तुम जैसे बच्चे इंडिया में है ना। देख इधर, जो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के फैन हैं, तो रिसर्च कहां से होगा? टिकटॉक और इंस्टाग्राम से फुर्सत ही नहीं मिलता तुम्हें। देखो इधर, द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर। मतलब इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 फ़ारेनहाइट रहा होगा, है ना। बॉइलिंग वाटर तो इतने ही पे होता है। द वाटर टेम्परेचर लोअर्ड अंटिल द फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रजिस्टर्ड 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको इतना कम किया कि फ़ारेनहाइट 140 डिग्री फ़ारेनहाइट मेजर कर रहा है। व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाय द सेंटीग्रेड थर्मामीटर। तो सेंटीग्रेड थर्मामीटर में टेम्परेचर कितना फॉल किया है वो पूछा है। फॉल इन टेम्परेचर मतलब चेंज इन टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड थर्मामीटर। तो हम इसको डेल्टा एफ डेल्टा सी से क्यों ना करें? अब देखिए यहां से डेल्टा सी बाई 5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई 9, यही तो होता है। हमसे डेल्टा सी ही तो पूछा है। व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर एज रजिस्टर्ड बाय द सेंटीग्रेड थर्मामीटर। सेंटीग्रेड थर्मामीटर में टेम्परेचर कितना नीचे गया वो आपसे पूछ रहा है। ये आपसे ये नहीं पूछ रहा कि सेंटीग्रेड स्केल में भी टेम्परेचर कितना है, फॉल कितने से हुआ है वो पूछा है। तो डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा एफ। तो डेल्टा एफ कितना होगा? तो फाइनल 140 नहीं चलता, 212, तो 212 माइनस 140 बटा 5/9। तो डेल्टा सी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बेटा, बताना जरा। सर ये आ जाएगा कुछ 72 मल्टीप्लाई 5/9, तो ये 8 हो गया। 8 मल्टीप्लाई 5 40। तो चेंज इन टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब बहुत सारे बच्चे 60 निकाल रहे हैं, गलत नहीं है, 60 भी सही है, लेकिन 60 है तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर और तुमसे फॉल पूछा है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले था 100, अब है 60, तो फॉल कितने से किया है 40। तो तुम किसी भी तरीके से करो आंसर तो 40 ही आएगा। अरे चोमू चिंता मत कर, तेरा आंसर भी सही है। तूने क्या किया कि 140 के करस्पॉन्डिंग डिग्री सेल्सियस में फाइनल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में ये है, तो डिग्री सेल्सियस में तूने फाइनल टेम्परेचर निकाला है 60, सही है। फॉल कितने से हुआ है वो पूछा है। समझ में आया कि नहीं है? अंग्रेजी खराब है, नहीं शकल भी तेरा खराब है, वो क्यों भूल जाता है? पूरा बोला कर, ये मत बोला कर अंग्रेजी खराब है, ऐसे बोला कर सर शकल खराब है, बुद्धि खराब है, अंग्रेजी खराब है, किस्मत खराब है, मैं खराब हूं, पूरा बोला कर, ऐसे मत बोला कर। अच्छा सर, हाँ सॉरी सर, हर सवाल में तू फंस रहा है, गधा कहीं का। फाइनल 60 है तो फॉल 40 से ही करेगा, तो मैं भी तो वही कह रहा हूं ना, पूरा बोला कर। 60 आया उसको 100 से माइनस करेंगे, नहीं गधा, 60 आया है उसको 100 से माइनस करेंगे, 60 में से 100 माइनस नहीं करेंगे। चल आगे देख, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू द फॉलोइंग। 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्विवेलेंट है? तो देखो C इज इक्वल टू होता है
केल्विन -273। तो सेल्सियस में रीडिंग है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको 0 रख दो, तो 0 इज इक्वल टू के -273, तो के इज इक्वल टू आएगा 273 केल्विन, है ना। केल्विन में रीडिंग, ये इसको इससे काट मत देना भाई साहब, बड़ा डर लगता है मुझे भाई, ये रीडिंग है और ये यूनिट लिखा है छोटा सा, कैसे के काट मत देना। तो आंसर बता क्या होगा, आंसर सर आएगा 273। हाँ, लेकिन ऑप्शन में अगर 273.15 दिया है तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में एक्यूरेट वैल्यू ये होता है, कैलकुलेशन के लिए हम 273 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू इसका होता है 273.15 केल्विन, लेकिन कैलकुलेशन के लिए एग्जैक्ट लेने की जरूरत आपको नहीं होती है ना। तो ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बी लिख रहे हो गलत नहीं है, बी ही हम लेके चल रहे हैं, लेकिन एकदम एक्यूरेट की बात की जाए तो ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट इज 40 डिग्री सेल्सियस, हिज टेम्परेचर इन अ फॉरेनहाइट स्केल विल बी। फटाफट बताइए, एकदम छोटा सवाल है। मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूं, गला दर्द कर रहा है, हीट एंड टेम्परेचर समझाने में गला दर्द करा दिया तुमने। बहुत छोटा सा सवाल है, कर दीजिए सॉल्व इसको। बताइए क्या आंसर आ रहा, डी आ रहा, चलिए ठीक है बेटा, डी आएगा। बहुत इजी सवाल है। C/5 इज इक्वल टू F - 32/9, C की वैल्यू 40 रख दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8, 72, 32। अरे एकदम सही, डी होगा, डी होगा, डी होगा, डी होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑन अ थर्मामीटर इज मार्क्ड एज 20 डिग्री and boiling point is 150 degree. A temperature of 60 degree on this thermometer will read as। बढ़िया, बढ़िया सवाल। ये एक रामलाल टाइप थर्मामीटर बनाया गया है, एक रामलाल टाइप थर्मामीटर बनाया गया। इसने बोला है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब समझते हो, लोअर फिक्स पॉइंट ऑन दिस थर्मामीटर इज मार्क्ड एज 20 डिग्री। अब इसका यूनिट नहीं लिखा है बगल में, ये 20 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग है। एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 150 डिग्री, और टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, एक्चुअल में 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अगर, तो ऑन दिस थर्मामीटर रीडिंग क्या होगा बताओ। अगर थर्मामीटर की लोअर पॉइंट है 20, अपर पॉइंट है 150, एक्चुअल टेम्परेचर अगर 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसकी रीडिंग इस थर्मामीटर में क्या होगा, इस थर्मामीटर में इसकी रीडिंग क्या होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आप बोलेंगे रीडिंग इन रामलाल थर्मामीटर इज x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज 20, अपर फिक्स पॉइंट इज 150 माइनस 20 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में रीडिंग है 60 माइनस 0, अपर फिक्स पॉइंट 100 माइनस 0। यह बात अगर समझ आ गया है तो चैट में आग लगा दीजिए एक बार, फोन को चूल्हा में झोंक दीजिए, एकदम आग ही आग, धुआं धुआं कर दीजिए एक बार, अगर आपको यह बात समझ में आ गया तो। यह है सही, मैं आपसे सही गलत नहीं पूछ रहा, अगर यह समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में धुआं धुआं कर दीजिए एक बार। चलो तो साहब 60, 100 और ये हो जाएगा 130, x माइनस 20 ये हो जाएगा 130 इज इक्वल टू 60/100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से ये जीरो कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 20 प्लस 13 मल्टीप्लाई 6, तो 13 बच्चे 13 बच्चे 65, 78 आएगा क्या ये, हाँ 78 प्लस 20 98, सी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ हो गया, धुआं धुआं निकल गया, ठीक है रहने दे, धुआं धुआं निकल गया। अब बता क्या थर्मामीटर वाला सवाल कर पाएगा, क्या तुम्हें फील आ गया एकदम नया थर्मामीटर, पुराना थर्मामीटर, युगांडा का थर्मामीटर, भारत का थर्मामीटर, पाकिस्तान का, नेपाल का, बिहार का थर्मामीटर एक बना लेना तू, बिहारी थर्मामीटर, और उसमें टेम्परेचर क्या रखेगा, उसमें टेम्परेचर ऐसा रखना x डिग्री चमन, और इसको रखना
20x चमन, 20x डिग्री चमन, ये हो गया तेरा। अब बताओ, अगर टेम्परेचर एक्चुअल में 20 डिग्री सेल्सियस है तो चमन थर्मामीटर में रीडिंग बताओ क्या होगा। ये चमन थर्मामीटर है, एक्चुअल रीडिंग अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो फाइंड रीडिंग इन चमन थर्मामीटर। बताओ चमन थर्मामीटर में रीडिंग बताओ। अरे ऊपर वाला सवाल तो बाद में देखेंगे, बता यहां बताओ। अच्छा ये तो सवाल हम कर चुके हैं, ए होगा इसका। ये आंसर बता तो बताओ, बता इसका आंसर बता। फिर तो सर हमें फिर स्टैंडर्ड थर्मामीटर से, अबे गधा आंसर बता इसका। कोई नहीं निकाल पा रहा, एकदम गधा है। देख इधर, एक्चुअल में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस वाला रीडिंग लिख, 20 माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 इज इक्वल टू, अब ये x चमन है, नहीं एक काम कर, हाँ ये x चमन है, ये 20x चमन है, तो रीडिंग मान लो कुछ y आ रहा, y x चमन। एक मिनट यार, 20, एक मिनट, x मत लिखना, ऐसा लिखिए 1 चमन और इसको लिख 20 चमन, इसको लिख 20 चमन, और ये हो जाएगा तुम्हारा रीडिंग कुछ x चमन। तो लिख इधर x माइनस लोअर रीडिंग बोल 1 बटा 20 माइनस 1, ये आएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर, तो ये हो जाएगा 20/100 इज इक्वल टू x बाई 19, ये इससे कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 19/5 चमन, ये आंसर आएगा। देख तो सही लिखा है क्या मैंने, 24/5 चमन, ये देख सही लिखा है क्या मैंने, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, एक चमन ऐसे इमोशनल होकर लिख दिया था। ये 1 चमन है, ये 1 चमन है और ये 20 चमन है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना चमन होगा ये तुमसे पूछा है। अगर लोअर टेम्परेचर है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट है 1 चमन, अपर फिक्स्ड पॉइंट है 20 चमन, तो 20 डिग्री सेल्सियस के क्रॉसपॉन्डिंग कितना चमन होगा। यह है चमन थर्मामीटर। बताओ क्या मैंने सही लिखा है, कुछ गलत किया है क्या मैंने। 100 सही तो है यार, तो 5 नीचे आएगा, और सॉरी इधर 19, ये 1 और है, तो ये हो जाएगा आपका 19/5 प्लस 1 इज इक्वल टू x। अच्छा है, -1 ये भी तो है, तो नीचे 5 होगा, 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा 24, तो 24/5 इज इक्वल टू x। 24/5 चमन इज इक्वल टू x। आई एम सॉरी, 24/5 गलत है, 24/5 चमन होगा। हाँ ये सवाल तो तुम सही सॉल्व करोगे क्योंकि तुम्हारा ही है ना। अब बताओ समझ आया। नेक्स्ट देखो, 2008 में सवाल पूछा था, ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज लीनियर एंड कॉल द W स्केल, इसका नाम है W स्केल। द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द वाटर आर 39W and 239W respectively. What will be the temperature on the new scale corresponding to a temperature of 39 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही आसान सवाल, ये W स्केल है साहब, W स्केल है ना, नाम होता है W स्केल। बताओ W ने बनाया है ये स्केल, उसका नाम रखा है W स्केल, W ने बनाया है। तो बोला है कि लोअर पॉइंट बता दिया, अपर पॉइंट बता दिया, तो 39 डिग्री सेल्सियस के corresponding इस पे टेम्परेचर बताओ। बहुत आसान सर, कैसे तो देखो, ये है तुम्हारा, 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 x माइनस 39 बटा 239 माइनस 39 इज इक्वल टू 39 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 बटा 100। तो 239 से 39 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 200 आएगा, ये 100 है तो कैंसिल होकर नीचे 2 आ जाएगा। तो x माइनस 39 इज इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई 2, तो 39 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 78।
ये हो जाएगा आपका 78 इज इक्वल टू एक्स माइनस 39। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 78 प्लस 39। 9 8 17 मतलब 117 डब्ल्यू डी। बड़ा मजे आए कि नहीं है, एकदम बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ द सबस्टांस इंक्रीजेस बाय 27 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल, द इंक्रीज इज इक्वल टू 27 केल्विन। एकदम ही टाइम पास सवाल है, कोई इसमें समय देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अब मेन बात, कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मामीटर। ये तो तुमने बिना थर्मोमीटर बनाए रीडिंग के मैथमेटिक्स पे गेम खेला है। मतलब कि सेल्सियस में रीडिंग दिया हुआ है तो फॉरेनहाइट में बताओ, कोई नया चमन टाइप थर्मामीटर बना लिया, उसका लोअर अपर फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस के रीडिंग को चमन के थर्मामीटर में रीडिंग बताइए कितना होगा। लेकिन एक्चुअल में थर्मामीटर बनाते कैसे होंगे, थर्मामीटर बनाते कैसे होंगे? तो देखो होता क्या है कि किसी भी बॉडी को जब हम हीट देते हैं तो हीट लेके टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर से उसमें क्या शुरू हो जाता है? एक्सपेंशन। टेम्परेचर से क्या शुरू हो जाता है? एक्सपेंशन। ध्यान से सुनिएगा, टेम्परेचर देने से क्या शुरू हो जाता है? एक्सपैंड होने लगता है। या फिर अपन रेसिस्टेंस की बात करें तो आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या 12th क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है बताइए? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। हाँ सर बात सही है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो एक बात बताओ, डिग्री सेल्सियस हो या फिर केल्विन हो या फॉरेनहाइट हो या रामलाल हो, क्या तुम टेम्परेचर छू के पता लगा लोगे क्या कि कितना है? आइस को छू के पता लगा लिया कि आइस कितने पे है? क्या टच करके पता लगा लोगे कि आग का टेम्परेचर कितना है? जो सेंसेशन है उसको हम फील करके थोड़ी ना बता सकते, हमें मेजर करना पड़ेगा। तो हम मेजर करें कैसे? हम मेजर करें कैसे? फालतू कमेंट मत करो, मैं नहीं देखूंगा। 3 बज गए कल। हे भगवान, कहां से आ जाते हैं बच्चे यार। बेटा 45 मिनट लेट क्लास शुरू हुआ है, अभी 1.25 घंटा नहीं पढ़ा आपने। क्या मैं छुट्टी कर दूं? बता। सच में स्पैमर है यार ये बच्चे, थोड़ी ना होंगे, बच्चे तो पढ़ने हैं, आप पढ़ाइए। फालतू कमेंट मत करो बेटा, छुट्टी नहीं दूंगा मैं। देखो इधर सुनो, टेम्परामेंट खराब कर दिया, कितना बढ़िया समझा रहा था। देखो होता क्या है कि मान लो रेसिस्टेंस की बात करो, मुझे 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस पता है ना, मेजर करके रख लिया है। रेजिस्टेंस पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना रेजिस्टेंस होता है। कभी हमने टेम्परेचर 0 करके रेजिस्टेंस मेजर कर लिया, और फिर हमने 100 डिग्री सेल्सियस करके रेजिस्टेंस मेजर कर लिया। और रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं तुम्हें दो वैल्यू बता दूं, R0 बता दूं रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और R100 बता दूं रेसिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस। दो वैल्यू मैंने बता दिया बस रेसिस्टेंस की, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें यह बता देता हूं कि किसी भी T टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस ये RT है। तो बताओ टेम्परेचर कितना होगा? तो क्या तुम निकाल सकते हो? ये 10th क्लास का मैट का सवाल है, MAT मैट का सवाल है। मैट का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तुम्हारा मेंटल एबिलिटी कितना है उसका टेस्ट है ये। मैं अगर आपको बता दूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना रेजिस्टेंस है, 100 डिग्री सेल्सियस पे इतना रेजिस्टेंस है, और किसी T डिग्री सेल्सियस पे इतना रेजिस्टेंस है, मतलब 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दी, तो आप बता सकते हो T डिग्री सेल्सियस एक्चुअल में कितना टेम्परेचर होगा? कैसे बताओगे? बताओ कैसे बताओगे? बताओ।
तो इसको बताने का ऐसा तरीका है, यूनिटरी मेथड से बताएंगे। देखो इधर, चेंज इन रेसिस्टेंस when temperature changes from 0 degrees to 100 degrees Celsius is equal to R100 minus R0। क्या मैंने सही लिखा है तो बताइए प्लीज, इसको मैंने सही लिखा है तो बताइए। R100 माइनस R0, बताइए क्या मैंने सही लिखा है। यूनिटरी मेथड से देखिए कैसे निकालेंगे। चेंज इन रेसिस्टेंस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू R0 माइनस R100 माइनस R0। टेम्परेचर में जो चेंज हुआ है फाइनल, सॉरी रेसिस्टेंस में जो चेंज हुआ है वो R100 हो गया है और इनिशियल R0 था, तो मैं लिखूंगा R100 माइनस R0 व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर में कितना चेंज है सर? टेम्परेचर में चेंज हुआ है 0 से 100, तो रेसिस्टेंस कितना चेंज हुआ है? R100 माइनस R0। डन, ठीक है। अब सुनना, चेंज इन रेसिस्टेंस, चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होगा बताइए। चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, अगर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हुआ है तो उसमें रेसिस्टेंस चेंज हुआ R100 माइनस R0। तो अगर मैं ये पूछूं चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट रेज इन रेसिस्टेंस कितना होगा, ये बताइए एक बार मुझे। R100 माइनस R0, 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो इतना रेजिस्टेंस चेंज हुआ, तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूं तो कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा बताइए। हेक्टा एक्जे मकवाना नाम गजब रखा है तूने, लेकिन आंसर तुम्हारा सही है R100 माइनस R0 बटा 100। R100, हाँ दीपांशु 100 से डिवाइड कर दीजिए। सर नहीं सबको समझ आया, डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए। अच्छा चल एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं। मान ले मैंने तुम्हें खड़ा कराया है ना, लगभग सबका जवाब ठीक है, दूसरे तरीके से समझाता हूं। मान ले मैंने तुम्हें पे खड़ा करा दिया और 100 थप्पड़ मारे, 100 थप्पड़ मारने से तुम्हारी एक्स हड्डी टूटी। देख इधर, 100 थप्पड़ मारने से, थप्पड़ मारने से एक्स हड्डी टूटी। मैंने खींच के 100 थप्पड़ मारे, 100 थप्पड़ मारने से एक्स हड्डी टूटी, एक्स हड्डी टूटा तुम्हारा 100 थप्पड़ मारने से। तो एक थप्पड़ मारने से कितनी हड्डी टूटी होगी? 100 थप्पड़ मारा तो एक्स हड्डी टूटी, तो एक थप्पड़ मारने से कितनी हड्डी टूटेगी? एक थप्पड़ मारने से कितनी हड्डी टूटेगी? जल्दी बता सर। 100 थप्पड़ में एक हड्डी टूटी है तो एक थप्पड़ में हड्डी टूटा होगा x/100, x/100। तो देख इधर, चेंज इन रेसिस्टेंस हो जाएगा R100 माइनस R0 बटा 100। यह है चेंज इन रेसिस्टेंस, चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर। अच्छा अब मैं निकालूं चेंज इन रेसिस्टेंस व्हेन टेम्परेचर, एक बार ढंग से लिख ही लेता हूं, चेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू T डिग्री सेल्सियस। तो बताओ क्या होगा सर? T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। तो यहां से चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर। सर चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ है सर? इतना हुआ है RT माइनस R0।
पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर पूछा है, तो यहां पे टेम्परेचर कितना चेंज हुआ था सर? टी डिग्री सेल्सियस से, तो टी से डिवाइड कर दूंगा। क्या करूंगा? टी से डिवाइड करूंगा। अब उसी रेसिस्टेंस के लिए हमने ये निकाला है और उसी रेसिस्टेंस के लिए ये निकाला, दोनों तो सेम ही चीज है। चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, तो दोनों बातें तो सेम है। हां, दोनों बातें सेम है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। जैसे आप दोनों को इक्वल करेंगे तो ये होगा आपका R100 माइनस R0 बटा 100 इज इक्वल टू RT माइनस R0 बटा T। ये रहा आपका T टेम्परेचर। T को उठा के यहां ले आइए, तो T बराबर आ जाएगा RT माइनस R0 बटा R100 माइनस R0 मल्टीप्लाई 100। तो सर ये टेम्परेचर आ गया। तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिस्टेंस थर्मामीटर। रेसिस्टेंस थर्मामीटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिस्टेंस थर्मामीटर। बताइए, अगर मैं आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस बता दूं, 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस बता दूं, किसी टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस बता दूं, तो क्या आप टेम्परेचर की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? सर निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से ये रेजिस्टेंस के बेसिस पे हमने थर्मामीटर बनाया। अब यहां पे कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मामीटर ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ भी बनाते हैं। अब देखो, तुम्हें रफ्तार में समझ आएगा। लेंथ ऑफ रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज L0। देखिए ध्यान से, लेंथ ऑफ रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस L0, लेंथ ऑफ रॉड एट 100 डिग्री सेल्सियस इज L100, लेंथ ऑफ रॉड एट T डिग्री सेल्सियस इज LT। तो चेंज इन लेंथ इन 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? L100 माइनस L0। तो चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट रेज इन, सॉरी, चेंज इन लेंथ पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर क्या होगा? तो सर देखिए, चेंज इन लेंथ हुआ है L100 माइनस L0 जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ है, और चेंज इन टेम्परेचर हुआ है LT माइनस L0 जब टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ है। तो ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, सॉरी, चेंज इन लेंथ पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, चेंज इन लेंथ पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर। इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। जैसे ही हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, तो से T की वैल्यू आ जाएगी T इज इक्वल टू LT माइनस L0 बटा L100 माइनस L0 मल्टीप्लाई 100। सर वो तो पिछले वाले फॉर्मूला का ही रिप्लिका हो गया, पिछले वाले फॉर्मूला का ही रिप्लिका हो गया। अमित सर ने पढ़ाया था सेम, लेकिन मोलर के टर्म से पढ़ाया था। हां ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसको यूनिटरी मेथड से और ढंग से समझो। देखो, टेम्परेचर लेंथ में कितना चेंज हुआ? सर L100 माइनस L0 कितने टेम्परेचर में चेंज होने से? सर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो लेंथ में इतना चेंज हुआ है। अब मैं पूछूं चेंज इन लेंथ पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन लेंथ ये पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर बटा 100। अब यहां से यहां देखो, तो चेंज इन लेंथ हो जाएगा LT माइनस L0, पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर में आ जाएगा T माइनस 0। अब इन दोनों को इक्वल करो, सीधा यहां से रीडिंग आ जाएगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा, अब सुनो, एक और चीज बताता हूं, अब ध्यान से देखोगे तो जैसा फॉर्मूला, कैसा, जैसा, अरे कैसा, अरे जैसा टेम्परेचर की यूनिट के बीच में है, कुछ वैसा ही यहां है। कैसे? रीडिंग इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, लोअर वो टेम्परेचर पे रीडिंग, T टेम्परेचर पे रीडिंग, लोअर टेम्परेचर पे रीडिंग, और अपर टेम्परेचर LT माइनस L0 बटा L100 माइनस L0। यही तो था, रीडिंग माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर बराबर कांस्टेंट। उसी जैसा है थोड़ा थोड़ा, उसी जैसा है थोड़ा थोड़ा, मार रट्टा जैसा। तो इसको मार रट्टा, थोड़ा थोड़ा उसी जैसा है, ध्यान से देखेंगे। अब है प्रेशर थर्मामीटर। भाई साहब, प्रेशर थर्मामीटर बताइए। तो टेम्परेचर
केल्विन में लिखो या डिग्री सेल्सियस में लिखो। टेम्परेचर बराबर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बराबर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा प्रेशर एट टी टेम्परेचर माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस बटा प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 100। वॉल्यूम थर्मामीटर क्या हो जाएगा, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बराबर वॉल्यूम एट टी डिग्री सेल्सियस माइनस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस बटा वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 100। रेसिस्टेंस थर्मामीटर क्या हो जाएगा, तो टेम्परेचर बराबर रेसिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस माइनस रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस बटा रेसिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 100। वाह जमूरे वाह, वाह जमूरे वाह। ये सब थर्मामीटर हीट के कंसेप्ट से वर्क करता है ना। बहुत ही चमन टाइप सवाल है तेरा, नहीं बताऊंगा, बहुत ही चमन टाइप सवाल है, नहीं बताऊंगा। लेकिन अब बात यह है कि सवाल जब होगा ना तो हर बार इसी फॉर्मूले से सवाल हो जाए सॉल्व, ये जरूरी नहीं है। सर क्यों, क्योंकि जरूरी थोड़ी नहीं कि इनिशियल टेम्परेचर 0 ही ले, इनिशियल टेम्परेचर कुछ और भी ले सकता है। अब देखो एट 0 डिग्री सेल्सियस, हालांकि इसने जो 0 डिग्री सेल्सियस लिया है, एट 0 डिग्री सेल्सियस प्रेशर इन मर्करी कॉलम इज 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg and pressure at 100 degree Celsius is 60 centimeter of Hg. Then find temperature when pressure is 55 centimeter of Hg. तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि कहानी 0 से आ गया 100 के बीच में ही दिया हुआ है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। टेम्परेचर इज इक्वल टू ये 55 माइनस 50 Hg तो है, तो रोजी रोजी इसलिए लिखो तो हर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। 60 माइनस 50 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा ऊपर 5 नीचे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50 डिग्री सेल्सियस आंसर। 50 डिग्री सेल्सियस आंसर। एक लारा 0.9 भाई साहब, चोमू का भी हद पार कर गए। 50 डिग्री सेल्सियस आंसर। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा क्या फॉर्मूला से करो, लेकिन साथ साथ फॉरेनहाइट बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं क्या, हाँ तो इसी तरीके से सॉल्व होगा ना। टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट इज इक्वल टू टेम्परेचर एट किसी टी डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू लोअर फॉरेनहाइट पे टेम्परेचर, अपर फॉरेनहाइट पे प्रेशर और लोअर फॉरेनहाइट पे प्रेशर, ऐसे ही सॉल्व होगा। अब मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि यूनिटरी मेथड से भी एक बार करो। सुनो, 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर है 50 एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर है 60, तो चेंज इन प्रेशर कितना हुआ, सर चेंज इन प्रेशर हुआ 10। कब, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, तो 0 से 100, जब टेम्परेचर 100 चेंज हुआ है, तो ये हो गया चेंज इन प्रेशर पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 से 55 पे चेंज हुआ है, तो कितना चेंज हुआ, तो किसी टी टेम्परेचर पे चेंज हुआ है, तो इस पे था तुम्हारा 50 सेंटीमीटर और इसमें 55 तो हो गया, तो इस पे 5 सेंटीमीटर। कब, जब टेम्परेचर 0 से टी गया, तो ये आ जाएगा टी। अब यहां से ध्यान से सॉल्व करो, तो टी बराबर आ जाएगा तुम्हारा 0 से 0 कटेगा, टी को उधर ले जाओ, 10 मल्टीप्लाई 5 50 आ गया, 50 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया। मैंने ये कैसे किया पता है, चेंज इन प्रेशर बटा टोटल चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर बटा टोटल चेंज इन टेम्परेचर, यूनिटरी मेथड से पर यूनिट चेंज इन प्रेशर पर यूनिट रेंज इन टेम्परेचर को बराबर कर दिया। ठीक है, चलो, हाँ बिल्कुल सही जवाब। एक बच्चा कह रहा सर यहां पे 100 की जगह पे 180 होगा, हाँ कंसेप्ट वही रहेगा ना बेटा। अब ये सवाल है, ये बढ़िया सवाल है, यहां पे एक मिसप्रिंट है, उसको मैं ठीक कर देता हूं। ये सवाल अगर कर पाए तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या है सवाल, ध्यान से देखिए। रेसिस्टेंस एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 50 ओम एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 80 ओम, देन फाइंड रेसिस्टेंस एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो 60 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस की वैल्यू पूछा है, 60 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस की वैल्यू पूछा है। तो अब यहां पे कहानी 0 से शुरू नहीं हुई है। अगर कहानी 0 से शुरू नहीं हुई है तो आपको थोड़ा सा बुद्धि लगा के करना पड़ेगा। सर कैसा बुद्धि, देखता हूं, बताता हूं। देखो, रेसिस्टेंस एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 50 ओम एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 80 ओम, तो चेंज इन रेजिस्टेंस बताओ। तो चेंज इन रेजिस्टेंस हुआ 80 माइनस 50, 80 माइनस 50 ओम चेंज इन रेजिस्टेंस है।
जब टेम्परेचर 25 से 100 गया है तो चेंज इन टेम्परेचर ये हो गया। अब मुझे बताओ ये जो मैंने लिखा है चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेंज इन टेम्परेचर हो गया। हाँ, अब मान लो रेजिस्टेंस यहां पे कुछ है R, तो रेजिस्टेंस R इनिशियल था 50 बटा ये रेजिस्टेंस में चेंज कितने टेम्परेचर के चेंज होने से हुआ है, तो सर ये 25 और ये है 60, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 25। तो चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेंज इन टेम्परेचर। ये हो जाएगा बेटा 80 माइनस 50 30 बटा 75 इज इक्वल टू R माइनस 50 मल्टीप्लाई 35। 15 से कैंसिल करो तो 5 और 15 दूना 30, सही है। और 5 से ये कैंसिल करोगे 7, तो ये 7 इधर आएगा 14 इज इक्वल टू R माइनस 50, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 14 प्लस 50 इज इक्वल टू 64 ओम इज योर करेक्ट आंसर। यस, 64 ओम इज योर करेक्ट आंसर। अब सुन मेरी बात ध्यान से, सर क्या हम इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते? टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट T माइनस रेजिस्टेंस एट 0 बटा रेजिस्टेंस एट 100 माइनस रेजिस्टेंस एट 0 मल्टीप्लाई 100। नहीं, क्योंकि यहां पे इनिशियल टेम्परेचर 0 नहीं है, 25 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन ये यूनिटरी मेथड वाली चीजें हमेशा सेम रहेगी। चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेज इन टेम्परेचर। चलिए, तो एक्सपेंशन वाली चीजें हम यहीं पे समाप्त करते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में हम थर्मोमेट्री, टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, थर्मामीटर वाला क्लास हम यहीं पे आज समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेंशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री। पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन, फिर हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।